हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करेंगे मक्का के 4 नंबर पार्ट की। 3 पार्ट हो चुके हैं। चौथा मक्का का पार्ट कौन सा बाकी है? चौथा पार्ट मक्का का रहता है जिसके अंदर डिजीज बाकी है। 4 नंबर पार्ट के अंदर प्रमुख रूप से यानी पादप संरक्षण के अंदर प्रमुख कीट हो चुके हैं। पादप संरक्षण में प्रमुख कीट मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हैं मक्का के प्रमुख कीट। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, मक्का के प्रमुख कीट कौन कौन से हैं। पहला कीट इसके अंदर मैंने बताया कि सफेद मक्का के अंदर कौन सा, एक तो तना मक्खी रहता है, तना मक्खी, और दूसरा इसमें रहता है सफेद तना मक्खी हो चुका है, प्रोहै कहा जाता है, चिलोपार्टेलिस के नाम से भी जाना जाता है, और सफेद लट भी रहता है इसके अंदर सफेद, और एक रहता है तना छिदक। यानी 3 प्रमुख कीट हैं जो मक्का के हैं। तना छिदक, ये तीनों कीट मैंने बता दिए आपको। सफेद तना मक्खी, सफेद लट और तना छिदक, जिसे चिलोपार्टेलिस के नाम से जाना जाता है। अब अपने बात करेंगे प्रमुख रोग की, यानी प्रमुख रोग कौन कौन से हैं या प्रमुख बीमारी कौन कौन सी है, प्रमुख रोग कौन कौन से मक्का के अंदर। तो अपने इस पे चर्चा करेंगे कि पहला रोग कौन सा आता है। तो पहला रोग मक्का के अंदर आता है डाउनी मिल्ड्यू यानी तुला सीता रोग। पहला कौन सा आता है? डाउनी मिल्ड्यू, या तुला सीता रोग। किसके कारण होता है ये? पेरिनोस्पोरोलेस मेंडिस कवक से होता है। किसके कारण होता है? कवक का नाम क्या है? तो इसके अंदर कवक रहता है पेरिनोस्पोरोलेस मेंडिस कवक। मेंडिस कवक के द्वारा यह फैलता है। लक्षण क्या है इस रोग के? तो इस रोग के लक्षण आपको बता देता हूं कि इसका प्रमुख लक्षण क्या है। इसका प्रमुख लक्षण पहला ये रहता है कि पत्तियों पर पीले भूरे रंग की धारियां, पत्तियों पर पीले भूरे रंग की धारियां पाई जाती है, ये इसका प्रमुख लक्षण है मक्का के डाउनी मिल्ड्यू यानी तुला सीता रोग का प्रमुख लक्षण। फैलता कवक के कारण है। और इसका अगर आप कंट्रोल यानी इसका नियंत्रण करना चाहते हो, यानी किसके द्वारा आप इसका नियंत्रण यानी कंट्रोल करोगे, तो इसका कंट्रोल रहता है जिंक कार्बोनेट। यानी किससे कंट्रोल कर सकते हो आप? जिंक कार्बोनेट 2 किलोग्राम की दर से, यानी इतनी मात्रा से आप इसका कंट्रोल कर सकते हो। डाउनी मिल्ड्यू या तुला सीता रोग का लक्षण फैलता किसके कारण है? पेरिनोस्पोरोलेस मेंडिस कवक से फैलता है। लक्षण है कि पत्तियों पर पीले भूरे रंग की क्या पाई जाती है? धारियां पाई जाती है। तो अब अपने दूसरे रोग की बात करेंगे। इसके अंदर दूसरा रोग कौन सा है? दूसरा रोग इसके अंदर आता है पत्ती झुलसा। यानी इस रोग के क्या लक्षण हैं? तो इस रोग के लक्षण रहेंगे कि पत्तियों पर क्या पाए जाते हैं? पत्तियों पर पीले भूरे रंग के बड़े व अंडाकार आकृति के धब्बे पाए जाते हैं। यानी एक अंडे की पत्तियों में एक पत्ती मान लीजिए, इस पत्ती के ऊपर किस प्रकार के धब्बे पाए जाते हैं? गोलाकार बड़े होंगे और अंडाकार धब्बे पाए जाते हैं। इसका अगर कंट्रोल पूछा जाए तो आप कंट्रोल किससे करोगे? इसका कंट्रोल भी जिंक कार्बोनेट से भी कर सकते हैं। जिंक कार्बोनेट इतनी ही मात्रा यूज करेंगे जिस प्रकार डाउनी मिल्ड्यू के अंदर अपने की थी। जिंक कार्बोनेट के अलावा दूसरा अगर कंट्रोल करना चाहते हो तो जिनेब से भी कर सकते हो।
जिनेव के अलावा तीसरा अगर कंट्रोल करना चाहते हो तो थ्योरम से भी कर सकते हो, थ्योरम से भी इसका कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा इसकी बीमारी यानी तीसरा रोग कौन सा रहता है, तो मक्का के अंदर तीसरा रोग रहता है तना सड़न। तना सड़न रोग के नाम से ही पता चल रहा है कि इसके लक्षण क्या है, तने का सड़ना शुरू हो जाता है। तो इसका कंट्रोल आप किससे करोगे, तो इसका कंट्रोल हमारा रहता है तना सड़न रोग स्टेप्टोसाइक्लिन से भी इसका कंट्रोल किया जा सकता है। किससे किया जाता है, स्टेप्टोसाइक्लिन, स्टेप्टोसाइक्लिन के द्वारा भी इसका कंट्रोल किया जा सकता है। अगर इससे कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप इससे भी कर सकते हो, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यानी 500 ग्राम मात्रा यूज करोगे। किसकी यूज की जाती है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से भी इसका नियंत्रण किया जा सकता है। ये थी 3 प्रमुख रोग। चौथा कौन सा आता है, चौथा इसके अंदर आएगा कि मक्का के अंदर आप ऐसे भी लिख सकते हो, मक्का में सफेद कली रोग, सफेद कली रोग, सफेद कली का मतलब यानी व्हाइट मंट, ये भी कंपटीशन की तरफ से इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन। मक्का में व्हाइट मंट किसकी कमी से होता है, तो मक्का के अंदर सफेद कली रोग या व्हाइट मंट जिंक की कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। ये इसके प्रमुख रोग थे मक्का के अंदर। मक्का के रोग के बाद बात अपने करेंगे कटाई व मंडाई, कटाई व मंडाई, कटाई व मंडाई। अब अपना रहता है कटाई व मंडाई। मक्का के अंदर कब कटाई करनी चाहिए, कब मंडाई करनी चाहिए, तो ये हमें पता है कि फसल अवधि, यानी जब फसल अवधि का मतलब क्या होता है कि जब समय होता है, फसल अवधि का मतलब यानी समय पूर्ण होने के पश्चात ही इसकी कटाई व मंडाई की जाती है। तो कटाई व मंडाई अपने देखते हैं कि इसके अंदर जब चारे वाली फसल होती है, मक्का जो चारे वाली फसल है, चारे वाली फसल, तो इसके अंदर क्या होता है कि कितने दिनों के बाद कटाई हमें शुरुआत करनी चाहिए, तो चारे वाली फसलों के अंदर हमें 60 से 65 दिन के अंदर कटाई शुरू कर देनी चाहिए। यानी आप चारे वाली फसल की कटाई कर सकते हो 60 से 65 यानी लगभग 2 महीने के अंदर आप इसकी कटाई शुरू कर सकते हो। उसके बाद अगर चारे के अलावा मक्का के अंदर दाने वाली देसी किस्म होती है, दाने वाली देसी किस्म की अगर बात करें, जिसके अंदर अगर कटाई की पूछी जाए तो लगभग कितने दिन के अंदर इसकी आप कटाई कर सकते हो, तो दाने वाली देसी किस्मों की कटाई की जाती है 75 से 85 दिन के अंदर, 75 से 85 दिन के अंदर आप इसकी कटाई दाने वाली देसी किस्मों की बात की जाती है। तो उसके बाद अगर बात की जाए 3 नंबर के ऊपर कि संकर व संकुल किस्म, संकर व संकुल किस्म की कटाई की बात की जाए, क्योंकि इसमें कंपटीशन की तरफ से संकर मक्का और संकुल मक्का में 100% क्वेश्चन कन्फर्म आता है कि इसके अंदर हो सकता है इसकी सीड रेट पूछ ले, इसकी आधारीय या प्रमाणित दूरी पूछ ले, या इसमें सिंगल क्रॉस डबल क्रॉस किसने दिया था, तो ये सारा का सारा इसके अंदर आता है। अगर कटाई संकर व संकुल मक्का के अंदर पूछी जाए तो इसकी कटाई लगभग 90 से 115 दिन के अंदर आप इसकी कटाई कर सकते हो। यानी इसका टाइम है कि इतने इतने दिन के बाद फसल की कटाई आप कर सकते हो। यानी कटाई तो हो चुकी है लेकिन इसकी मंडाई भी करनी बाकी है। यानी आप कटाई करोगे तो मर्दा के अंदर, यानी मर्दा में जहां आपने जिस फील्ड के अंदर मक्का की फसल ली है तो उसमें आप कटाई करना चाहते हो, तो मक्का की फसल में यानी दानों के अंदर कितने प्रतिशत नमी होती है तब इसकी कटाई की जाए। तो दानों के अंदर अगर आपसे दानों में नमी पूछी जाए, यानी नमी पूछी जाए तो कितने प्रतिशत नमी होती है जब आप कटाई कर सकते हो, तो इसके अंदर 25% दानों के अंदर अगर नमी होती है तो आप दानों की कटाई व मंडाई कर सकते हो। ये थी कटाई व मंडाई। कटाई व मंडाई के बाद
इसके अंदर रहता है, नेक्स्ट रहता है उपज, यानी कितनी उपज प्राप्त होती है। तो यानी कौन कौन कितनी उपज प्राप्त हो रही है, संकर मक्का की है, संकुल मक्का की है। तो अगर संकर मक्का की पूछी जाए, संकर मक्का के अंदर अगर आपसे पूछी जाए कि कितनी उपज प्राप्त हो रही है, और दूसरा रहता है इसके अंदर संकुल मक्का। संकुल मक्का के अंदर पूछी जाए कि कितनी उपज प्राप्त हो रही है, तो संकर मक्का की उपज पूछी जाए तो 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टर इसकी उपज प्राप्त होती है। अगर संकुल मक्का के अंदर पूछी जाए कि संकुल मक्का में उपज कितनी प्राप्त हो रही है, तो संकुल मक्का के अंदर उपज प्राप्त होती है 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टर इसकी संकुल मक्का की उपज प्राप्त होती है। अगर चारे वाली यानी आपने मक्का की फसल चारे के लिए उपयुक्त में मात्रा में ली है, तो अगर इसकी उपज पूछी जाए कि चारे वाली फसलों की उपज है, जो चारे वाली फसल है इसकी उपज पूछी जाए तो कितनी होती है, इसकी उपज भी 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टर चारा प्राप्त होता है। तो ये थी मक्का की फसल। मक्का के अलावा अब जो मैंने जो लास्ट के अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु लिखवाए जाते हैं आपको, तो उसके अंदर यानी जो छोटे छोटे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी भी हेडिंग लगा के आप देख सकते हो। जिस प्रकार ये क्वेश्चन रहता है मक्का में सफेद कली रोग, वहां क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मक्का के अंदर सफेद कली नहीं आता है तो मक्का के अंदर व्हाइट बंड भी आ सकता है। किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। तो अब अपनी चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर। अब अपनी बात करेंगे मक्का के महत्वपूर्ण बिंदु, यानी जो लास्ट पार्ट है इसका महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर, यानी ज्यादा नहीं थोड़े बहुत क्वेश्चन रह ही जाते हैं प्रत्येक फसल के अंदर। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या रहता है, इसमें पहला क्वेश्चन ये रहता है कि मक्का का पीला रंग किसके कारण होता है। मक्का का पीला रंग किसके कारण होता है, तो इसका आंसर रहता है क्रिप्टोजेंथिन के कारण रहता है। क्रिप्टोजेंथिन के कारण मक्का का पीला रंग होता है। उसके बाद मक्का को क्या कहा जाता है, मक्का C4 पादप माना जाता है, C4 पादप माना जाता है। उसके बाद मक्का को जादुई फसल के नाम से भी जाना जाता है, मक्का को जादुई फसल के नाम से जाना जाता है, जादुई फसल भी कहा जाता है। आपको बता दिया, अनाजों की रानी पहले बता चुका हूं। उसके बाद अगर मक्का का खाने के अंदर ज्यादा उपयोग करते हैं, खाने में अगर ज्यादा उपयोग करोगे मक्का का, खाने में ज्यादा उपयोग करने पर कौन सा रोग हो जाता है, गंजापन यानी प्लेग्रा रोग हो जाता है। प्लेग्रा रोग, मक्का के ज्यादा खाने से प्लेग्रा रोग यानी गंजापन भी आप इसे कह सकते हो, गंजापन। उसके बाद रहता है कि मक्का के अंदर गुणों के आधार पर, कुछ इसके गुणों के आधार पर भी परिवर्तन माने गए हैं। तो गुणों के आधार पर परिवर्तन कौन सा रहता है, गुणों के आधार पर मक्का का परिवर्तन वर्गीकरण मान लीजिए आप, गुणों के आधार पर इसका किस प्रकार डिवाइडेशन किया गया है। तो पहला इसके अंदर कौन सा रहता है, इसके में कम से कम 6 या 7 है जो आपको प्रत्येक पर चर्चा करेंगे अपने। पहला कौन सा रहता है, जियामेज इंडेन डाटा। जियामेज इंडेन डाटा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, डेंट कोड भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, डेंट कोड भी कहा जाता है। कहाँ प्रचलित है ये, तो ये रहता है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर प्रचलित मानी जाती है। ये प्रजातीय जियामेज इंडेन डाटा डेंट कोड के नाम से जाना जाता है। कहाँ प्रचलित है ये, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। दूसरी इसके अंदर कौन सी रहती है, दूसरी इसके अंदर रहती है जियामेज इंडू डाटा।
तो इसका दूसरा नाम किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है फ्लिंट कोर्न के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? फ्लिंट कोर्न। फ्लिंट कोर्न के नाम से जानी जाती है। जिसका सर्वाधिक प्रचलित या उपयोग कहाँ किया जाता है? सर्वाधिक प्रचलित भी लिख सकते हो या इसका उपयोग सर्वाधिक कहाँ किया जाता है? भारत में है ये प्रचलित। कौन सी? जियामेज इंडोरेटा, जिसे दूसरे किस नाम से? फ्लिंट कोर्न के नाम से जाना जाता है। तीसरी कौन सी रहती है? जियामेज सेकेराटा। जियामेज सेकेराटा, जिसको किस नाम से जाना जाता है? जियामेज सेकेराटा को स्वीट कॉर्न यानी मीठी मक्का, स्वीट कॉर्न या मीठी मक्का के नाम से जाना जाता है। मीठी मक्का के अंदर यानी इसके जो भुट्टे होते हैं, भुट्टे सेक कर खाए जाते हैं, सेक कर खाए जाते हैं। तीसरा कौन सा चौथा कौन सा रहता है? 4 नंबर पे आता है जियामेज इवटा। जियामेज इवटा, जिसे इवटा यानी पॉपकॉर्न कहा जाता है। इसे पॉपकॉर्न कहा जाता है, जो अपने सर्वाधिक खाने में यूज किया जाता है पॉपकॉर्न। तो इसके अंदर क्या तो या जियामेज इवटा का बनता है पॉपकॉर्न, जो खाने में यूज किया जाता है। इसका क्या होता है कि दाने को गर्म करने पर, दाने को गर्म करने पर फूल जाते हैं, फूल जाते हैं। और इसके बाद 4 नंबर हो चुका है। 5 नंबर पे अपना रहता है जियामेज। 5 नंबर हो 4 नंबर हो चुके हैं, 5 नंबर रहता है जियामेज एमाइलेशिया। जियामेज एमाइलेशिया, जियामेज एमाइलेशिया। इसका क्या होता है कि इसे सॉफ्ट कॉर्न के नाम से जाना जाता है, सॉफ्ट कॉर्न के नाम से जाना जाता है। सॉफ्ट कॉर्न यानी इसका दाना क्या होता है? इसका दाना मुलायम व कठोर होता है, मुलायम व कठोर होता है, जिसका उपयोग इसमें क्या आटा बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? आटा बनाने के लिए, आटा बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 6 नंबर पे कौन सा रहता है? यानी 5 तो हो चुके हैं, 6 नंबर पे रहता है जियामेज ट्यूनिकाटा। जियामेज ट्यूनिकाटा, इसका क्या है कि ये प्राचीन मक्का होती है। ट्यूनिकाटा को किस नाम से? पॉपकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे पुरानी व प्रचलित होती है ये। उसके बाद 7 नंबर पे क्या रहता है? इसका लास्ट रहता है जियामेज सेरेटिना। सेरेटिना, इसको किस नाम से जाना जाता है? जियामेज सेरेटिना को 7 नंबर पे आती है। इसको वैक्सकॉर्न के नाम से जाना जाता है, वैक्सकॉर्न या वैक्सीकॉर्न के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग किसके में किया जाता है? स्टार्च उत्पादन के लिए, स्टार्च उत्पादन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसकी मात्रा स्टार्च में किसके समान होती है? स्टार्च की मात्रा साबूदाना के बराबर, यानी टोपे का भी कह सकते हो इसे, टोपे का के बराबर मानी जाती है। ये थे इसके 7 पार्ट और ये था अपना मक्का। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए